नमस्कार साथियों, मैं हसन स्वामी सफल कोचिंग सुजानगढ़ से हैं। तो मित्रों, अपन का चल रहा था सामाजिक में शिक्षण विधियाँ, और आज अपन पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। पहला पार्ट अपने पढ़ लिया, लगभग 13 मिनट का था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे है तो आप देख लेना। तो मित्रों, अपन ने ये अपने पढ़ लिया प्रयोजना विधि के गुण और दोष। और मित्रों, आज अपन देखेंगे शिक्षण विधियाँ की शिक्षण विधियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत शिक्षण विधि। पहली कौन शिक्षण विधि है? परंपरागत शिक्षण विधि, यानी पाठ्य पुस्तक विधि आपको हिंदी में काम आएगी, संस्कृत में काम आएगी और सामाजिक में शिक्षण विधि काम आएगी। नंबर 2 है शिक्षण केंद्रित विधि, और इसमें अपन पढ़ेंगे व्याख्यान विधि और कहानी विधि। और 3 नंबर है बाल केंद्रित विधियाँ, यानी इसमें पढ़ेंगे अपन पर्यटन विधि, और भी पर्यटन के बाद में देखो आप सर्वेक्षण विधि पढ़ेंगे, और समस्या समाधान विधि पढ़ेंगे, और मस्तिष्क उद्वेलन विधि पढ़ेंगे, भूमिका निर्वहन विधि पढ़ेंगे, खोज विधि पढ़ेंगे, सामाजिक कृत विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं मित्रों अपन पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसमें देखो पाठ्य पुस्तक विधि के मैन पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत देखो आप कि सुकरात के काल से आज तक प्रचलित। नंबर दूसरा पॉइंट देखो इसका, शिक्षण कार्य करते समय जब एक शिक्षक सभी बालकों को पुस्तक खुलवाता है एवं प्रत्येक बालक से पाठ का कोई अंश पढ़ने के लिए अपेक्षा करता है तथा स्वयं भी पुस्तक साथ रखते हुए समझाने का प्रयास करता है। और मित्रों, इसमें अध्यापक बार बार ये कहता है कि आप अब की बार आप पढ़ो, अब की बार आप पढ़ो। तो इस विधि को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस विधि को वर्तमान में नाम से जाना जाता है तू पढ़ विधि। कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? तू पढ़ विधि। तू पढ़ विधि के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों, अपन बात करेंगे अपन कि पाठ्य पुस्तक विधि। देखो आपको कुछ याद नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक विधि आप जानते हो, क्लास में अध्यापक आता है और आने के बाद में किताब खुलवाता है, किताब से किसी बालक से, फिर उस बालक से, फिर उस बालक से पढ़ाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। अब मित्रों, अपन बात करते हैं पाठ्य पुस्तक विधि के गुण और दोष। तो सबसे पहले देख लो इसका गुण देख लो। बालक में उच्चारण का विकास होता है, गृह कार्य करने एवं स्मरण करने में मदद करता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, और मित्रों आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और दोष देख लो, नकल की आदत पड़ जाती है बच्चों को, रटने का दोष पड़ जाता है इसमें। संकुचित सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं इसमें, यानी किताब सामने तो संकुचित ही होगा। अब नंबर 2 व्याख्यान विधि। सबसे पहले व्याख्यान विधि का आप जनक देख लो, कौन है? प्लेटो इसका जनक है। और मित्रों, व्याख्यान विधि आपको पता है कि इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है और बालक क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। कभी बालक को नींद भी आ जाती है इसमें। तो ये शिक्षक केंद्रित विधि है। और व्याख्यान विधि में यहाँ पे देखो, व्याख्यान विधि में एक शिक्षक सबसे पहले लिखित व्याख्यान तैयार करके लाता है एवं उसके मूल बिंदुओं को श्याम पट पर लिखने के बाद एक एक बिंदु पर प्रकाश डालते हुए और विस्तार से भाषण विधि के माध्यम से बालकों को समझाता है। क्लास में अध्यापक आएगा और एक एक बिंदु श्याम पट पे लिखेगा और प्रत्येक बिंदु को क्या करेगा? व्याख्या करेगा। इसके माध्यम से बालकों को समझाता है और सभी बालक ध्यानपूर्वक सुनते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, सीखना प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार बालकों को इस विधि में नींद भी आ जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है और बालक क्या रहता है? निष्क्रिय। अब मित्रों, अपन देखते हैं इसके गुण एवं दोष। गुण दोष देखो, ये कम खर्च वाली विधि है क्योंकि खर्चा कम होता है इसमें। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, बालकों में अच्छे श्रोता के गुणों का विकास होता है, और ध्यान के अंदर नियंत्रण एवं अनुशासन पैदा होता है, और नेतृत्व गुणों का इसमें विकास होता है। अब इसके दोष भी देख लो एक बार। जिज्ञासा शांत नहीं होती इस बालकों में कि व्याख्यान कर रहा है, व्याख्यान चल रहा है, बिंदु व्याख्यान कर रहा है, बीच में बालक पूछते भी नहीं है कि बालक इसमें मौन रहते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, और निष्क्रियता से बालक एक श्रोता ही रह जाता है। इसमें बालक
निष्क्रिय रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलोचना इस व्याख्यान विधि में हो रही है, फिर भी आज भी ये प्रचलित है दोस्तों। अगला पॉइंट देखो, कहानी विधि। तो कहानी विधि का सबसे पहले यहाँ पे देख लो, अरस्तु के काल से विशेष प्रचलित है और तथा इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक बालकों को कोई ऐतिहासिक, धार्मिक या काल्पनिक कहानी सुनाता है तथा सभी बालक ध्यानपूर्वक सुनते हुए सीखने का प्रयास करता है। और इस विधि को मित्रों क्या कहा जाता है? कथानक या व्यास विधि भी कहा जाता है। कथानक और व्यास विधि भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको कि कथानक और व्यास विधि किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कहानी विधि को कहा जाता है। अब देखो कहानी विधि के गुण देख लो एक बार। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत रुचिकर है। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घुमा था, कहानी सुनाते रहे बच्चों को। बालकों में कल्पना का, चिंतन का विकास होता है इसमें, और अनुशासन एवं अच्छे श्रोता के गुणों का विकास होता है। तो ये तो हो गया आपके गुण। अब मित्रों देख लो दोष। बालक में सक्रियता का अभाव, केवल मौन ही रह जाता है, यानी मुख्य श्रोता इसमें। उच्च कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि कहानी उच्च क्लास वाले ज़्यादा नहीं सुनना पसंद करते हैं, और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। अब है मित्रों खोज या अनुसंधान या अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। तो मित्रों इसका जनक सबसे पहले देख लो कि लंदन के तकनीकी अनुसंधान संस्था के रासायन विज्ञान के प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, पूरा नाम है इसका हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कहाँ का था? ये था मित्रों लंदन का। और इसने किस विधि की खोज की थी? तो इसने की थी खोज विधि की खोज। और इसे अनुसंधान विधि भी कहा जाता है, और इसे अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं? बालक ज़्यादा खोज करते हैं, और शिक्षक इसमें बहुत कम हर सब्जेक्ट को बताता है इसमें। आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया आपके। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले ये इस विधि को प्रस्तुत की, और जिसके अनुसार एक बालक को खोजकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग की एक कथन देख लो। कथन में क्या कहता है? खोज विधि के दौरान हम एक बालक को खोजकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें जनक है, इसलिए इसका ध्यान रखना भाई, आप ये परिभाषा ध्यान रखना। खोज विधि के दौरान बालक क्या क्या करता है? देखो, एक बालक को खोजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब हर्बर्ट स्पेंसर इस विधि के बारे में क्या बोलता है? देखो, हर्बर्ट स्पेंसर खोज विधि के दौरान एक शिक्षक चाहिए कि वह बालक को कम से कम बताने का प्रयास करें, खोजने की। बालक खुद खोज करेगा इसमें, और बालक अधिक से अधिक जानने की कोशिश हो। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई। और तीसरी बात अगर अपन लेते हैं, तो इस विधि में पाठ्य सामग्री को वस्तुनिष्ठ आधार पर स्पष्ट किए जाने का प्रयास किया जाता है। मित्रों सदैव ध्यान में रहे कि खोज विधि का जो भी उपयोग होता है वह स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि अन्य विधियों के साथ होता है। अब लिखो खोज विधि के देखो गुण और दोष। सबसे पहले खोज विधि के देख लो आप गुण। बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, समस्या समाधान गुणों का विकास करती है, तर्क एवं चिंतन का विकास करके सीखने के सिद्धांत लागू होता है। मित्रों इसमें करके सीखने का सिद्धांत लागू होता है, और खोज की प्रवृत्ति का विकास होता है इसमें। तो ये हो गए इसके गुण। अब मित्रों देख लो दोष कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है मित्रों, क्योंकि प्रारंभिक बालक ज़्यादा खोज करना नहीं जानते हैं, समय अधिक लगता है इसमें, क्योंकि खोज के समय तो लगेगा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा इसमें, क्योंकि खोज करने टाइम ज़्यादा लग जाएगा। योग्य शिक्षकों का अभाव होता है इसमें, और विषय वस्तु का संकुचित ज्ञान होता है इसमें। अब मित्रों अपन लेते हैं समस्या समाधान विधि।
तो समस्या समाधान विधि देखो, सबसे पहले इस बालक को समस्या दी जाती है और उसका समाधान बालक करता है। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक सुकरात ने ये विधि का काम में लेना शुरू किया, परंतु व्यवस्थित रूप से इसका उपयोग गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के बाद होता है। समस्या समाधान विधि आपका आएगा सूझ का सिद्धांत पे लागू होता है ये, क्योंकि सूझ के सिद्धांत में समस्या दी जाती है, समस्या बाद में उसका समाधान किया जाता है। एक बालक के समक्ष किसी विधि को समस्या को समग्र रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा उस समस्या का समाधान एक बालक स्वयं खोजने का प्रयास करता है। तो मित्रों ये सिद्धांत लागू होता है कोलर वाला। अब मित्रों अपन देखते हैं, देख लो एक बार कुर्ते लेविन का आरेख। ये कहता है कोई व्यक्ति का लक्ष्य दिया गया, ये लक्ष्य प्राप्त करूँ, ये लक्ष्य, इसमें समस्या आ जाती है। और जॉन डीवी का आरेख देखो, एक व्यक्ति कह रहा है कि फर्स्ट लेवल में जाऊँ या सेकंड लेवल में जाऊँ, दोनों में से लक्ष्य को चुनना, उसमें समस्या का समाधान करना होता है। तो समस्या समाधान विधि के गुण एवं दोष देखो। सबसे पहले गुण देख लो, मनोवैज्ञानिक विधि है, बालक में सूझ का गुण का विकास होता है इसमें, और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और समस्या समाधान गुणों का विकास होता है। अब मित्रों देख लो दोष, समय अधिक लगता है इसमें, कमज़ोर बालकों एवं छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। तो मित्रों ये होगी आपकी समस्या समाधान विधि। और मित्रों नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे नवाचार विधियाँ पढ़ेंगे। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।